चलो, तो पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? पीछे में हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ा चुके थे। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि अगर कोई प्लांट है, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो बिना फोटोसिंथेसिस का फिर वो कैसे न्यूट्रिशंस करता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा हम लोग को फिर यहाँ पे यही बात करना है। तो वो बात हम लोग कर चुके थे कि अगर प्लांट अपना खाना, एक तो मेनली वो खाना अपना जो बनाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाता है, बट बहुत सारा ऐसा ही प्लांट होता है जिसका जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है। तो अगर उसका लीफ ग्रीन कलर का नहीं होगा तो फिर वो किस मोड में खाना मतलब खाएगा, तो फिर उसके लिए हम लोग अलग अलग डिस्कशन किए थे। अभी जब हम लोग सॉइल की बात करते हैं, तुम लोग को पता होगा कि प्लांट जो ग्रो करता है वो सॉइल पे करता है ना। प्लांट जो ग्रो करेगा वो सॉइल पे, और सॉइल से उसको क्या चाहिए? तो बेसिकली सॉइल से उसको चाहिए, प्लांट को सॉइल से क्या चाहिए? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक ना। तो प्लांट्स को दो चीज चाहिए, वाटर चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली प्लांट को NPK मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है तब उसका हेल्दी ग्रोथ होता है। हम लोग को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम लोग का भी न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट तरीका होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हम लोग फूड से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स कमी हो जाए, अचानक से कोई भी आदमी बीमार पड़ जाता है, तो अगर कोई बीमार पड़ जाएगा तो फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी वो कैसे पूरा करेगा? अगर वो बीमार कोई आदमी मान लो बीमार पड़ गया, तो हम लोग बात करें कि हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो आइदर हम वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल, दैट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात करेंगे, हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं वो अपने फूड से ऑब्टेन करते हैं। लेकिन फूड से जो हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं वो लिमिटेड होता है। कभी कभी अगर कोई आदमी बीमार पड़ गया तो इसका मतलब क्या है? बीमार पड़ गया तो उस केस में उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए। एक हेल्दी आदमी के कंपेयर में एक जो डिजीज, किसी आदमी को अगर डिजीज हो जाए तो उसको न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा चाहिए, तो फिर वो खाने से उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं ऑब्टेन कर पाएगा। तो फिर वो उसके लिए क्या करता है? तो उसके लिए वो दवा लेता है, चाहे वो विटामिन की गोली हो, कैल्शियम हो या जो भी चीज हो। सेम वैसे ही होता है कि प्लांट्स जो होता है, प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सॉइल के अंदर में न्यूट्रिएंट्स रहता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे होगा क्या कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर सॉइल में अगर प्लांट को लगा दो तो वहां से न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू लेते जाएगा, तो समय के हिसाब से उस सॉइल के अंदर में न्यूट्रिएंट्स जो होगा धीरे धीरे कम होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि उस सॉइल के अंदर का न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाए। तो अगर सॉइल के अंदर का न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाए और फिर उसी में किसी प्लांट को तुम लगा दो तो फिर उसका हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा प्लांट के साथ ऐसा कुछ नहीं हो। तो फिर बात आती है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका प्लांट का हेल्दी ग्रोथ हो, लेकिन एट ए टाइम आपको ये भी पता है कि आपके सॉइल के अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो भी खत्म हो चुका है, या न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो चुका है, तो फिर आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपके पास दो उपाय है कि पहला तो ये करते हैं कि उस सॉइल के अंदर या तो हम फर्टिलाइजर या मेन्योर को यूज करते हैं। फर्टिलाइजर या मेन्योर, फर्टिलाइजर और मेन्योर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोनों में डिफरेंट क्या होता है वो समझने के लिए है कि फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है, वो केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ होता है, ठीक है ना। और फर्टिलाइजर में देखो जो मेन फर्टिलाइजर है NPK और यूरिया, ये दो मेन फर्टिलाइजर जो मार्केट में अवेलेबल है। NPK का मतलब हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, K4 पोटेशियम होता है, और यूरिया, ठीक है ना। फर्टिलाइजर जो होता है उसमें खासियत होता है कि वह एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है। आप ऐसे मान सकते हो, अच्छा यूरिया मतलब मेन्योर क्या हो?
तो मेन्योर और अगर फर्टिलाइजर तो तुमको कंपेयर करना होगा ना। तो जैसे खाना, आप जो खाना खाते हो और आप एक दवा खाते हो, तो आपको दोनों से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। खाना खाते हो उससे भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और दवा खाते हो तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो दवा खाने से क्या होता है कि दवा में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है और ज्यादा मात्रा में होता है, जबकि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, उसमें सब कुछ होता है। उसमें प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, और कम कम मात्रा में होगा। तो मान लीजिए किसी की प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन की कमी है तो वो फ्रूट्स खाएगा तो उसको प्रोटीन मिल सकता है लेकिन कम मात्रा में। तो क्या करेगा कि प्रोटीन का गोली खा लेगा। प्रोटीन का गोली खाएगा तो सिर्फ उसमें प्रोटीन रहेगा, तो उससे जल्दी उसको प्रोटीन मिलेगा, है ना। तो सेम वैसे ही होता है फर्टिलाइजर, कि जो फर्टिलाइजर होता है एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, भले वो केमिकल से बना होता है लेकिन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है और वो ज्यादा कंटेन करता है। जबकि मेन्योर जो होता है ना, मेन्योर क्या होता है कि हमारे घर से निकलने वाला जो भी बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, बायोडिग्रेडेबल कचरा का मतलब जो सड़ सकता है, या जो गोबर होता है, ये सब जब सड़ता है तो उसके सड़ने के बाद मेन्योर बनता है। अगर तुम्हारे घर में मान लो कि तुम कोई पौधा लगाई हुई हो, तो उसमें तुम घर से निकलने वाला जो भी बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसमें डाल सकती हो। उससे उसको क्या मिलेगा? उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा लेकिन कम मात्रा में मिलेगा, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो डिफरेंट सब न्यूट्रिएंट्स होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा। और फर्टिलाइजर लाओगी तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करेगा। मेन्योर को अगर अपने प्लांट पे तुम यूज करती हो तो किसी तरह का प्लांट पे कोई हार्म्स इफेक्ट नहीं पहुंचता। मेन्योर को यूज करने से, जैसे आप कितना भी फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल खा लो, तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। सेम उसी तरीके से अगर सॉइल में मेन्योर तुम यूज करती हो तो उससे कोई खास नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं और ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, जैसे दवा खाते हो और ज्यादा मात्रा में खा लोगे तो फिर क्या होगा? आपको नुकसान होगा। तो सेम फर्टिलाइजर के साथ अगर ज्यादा डाल दिए सॉइल में तो फिर आपका सॉइल खराब हो जाएगा। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन ले करके प्लांट कार्बोहाइड्रेट से उसको कंबाइन करता है और फिर प्रोटीन बनाता है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। आपको ये भी मालूम है कि हमारा एटमॉस्फेयर, अगर तुम अपने एटमॉस्फेयर की बात करो तो हमारे एटमॉस्फेयर में करीब करीब 78% जो गैस है वो नाइट्रोजन है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली गैस से, मतलब एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। नाइट्रोजन पहले नाइट्रोजनियस कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर उसी को प्लांट ले सकता है। मतलब वो एक कंपाउंड होता है, मतलब ये सिंपल एक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तब उसका नाम होता है, उस समझा में। बस बेसिकली तुम समझो ना कि नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकता, वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और तब उसी को प्लांट ले सकता है। अब उसको कन्वर्ट करेगा तो कन्वर्ट होने का बहुत सारा तरीका है। जब लाइटनिंग होता है, आसमान में लाइटनिंग, बिजली कड़कता है, तो वहां पर भी कुछ जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का मतलब हुआ कि जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको प्लांट इजीली ले सकता है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। राइबोसोम या राइजोबियम, यहाँ लिखा होगा कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स में रहता है और उसका काम क्या होता है कि वो नाइट्रोजन लेता है और उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और उसी नाइट्रोजनियस कंपाउंड को प्लांट लेता है और प्रोटीन बनाता है। तो बात आती है कि वो कौन कौन सा प्लांट है
जिसके रूट्स में ये बैक्टीरिया रहता है। तो जितने भी पल्सेस है, चना हो गया, मूंग हो गया, इवन मस्टर्ड समझते हो ना, सरसों, इन सब के रूट में राइजोबियम रहता है और राइजोबियम नाइट्रोजन को ले करके उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और उसी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को प्लांट लेता है और प्लांट नाइट्रोजन लेके क्या बनाता है? प्रोटीन। समझ में आया? तो ये है, क्लियर है तक? अब एक टॉपिक और है, इसके अलावा तुम थोड़ा सा बुक रीड करना, फिर डाउट हो क्वेश्चन कर सकती हो। एक टॉपिक और है, कहाँ गया डस्टर? सेल। एक्चुअली में तुम लोग को सेल बताया गया है लेकिन बहुत कम। आपको सेल के बारे में क्लास 8 में पूरा डिटेल से पढ़ना है, उसका 9 में पढ़ना है, लेकिन आप बेसिक चीज क्या होता है सेल वो समझना। सेल को अगर तुमको समझना है तो तुम ऐसे समझ सकते हो जस्ट लाइक एक वाल, जैसे ये वाल है। ये वाल किस चीज से बना हुआ है? ब्रिक से, ईंट से। बहुत सारा छोटा छोटा जो ब्रिक्स है, ये मान ली 1 ब्रिक, 2 ब्रिक, 3 ब्रिक, 4 ब्रिक, 5 ब्रिक, ये सारा ब्रिक एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है और तब अरेंज होने के बाद एक वाल का फॉर्मेशन होता है ना? तो वाल का फॉर्मेशन होता है ब्रिक्स से। सेम हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल से होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर, इतना बड़ा जो बॉडी हमारा बना हुआ है ना, वो सेल से बना हुआ है। सेल काफी छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, उसको हम यूं ही नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। जिन्होंने ये माइक्रोस्कोप सबसे पहले बनाया, रॉबर्ट हुक। सेल, तो सेल क्या है? तो हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल। सेल का डिस्कवरी कौन किया था? किसने खोजा था? सबसे पहले किसने देखा? तो आपको पता होना चाहिए सेल को सबसे पहले देखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया। उन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के हेल्प से एक ओनियन पील लिया। ओनियन पील समझती हो? प्याज एकदम पतला सा छिलका, एकदम देखोगे एकदम झिल्ली टाइप का निकलेगा। उसको उन्होंने थोड़ा सा आयोडीन डाला और आयोडीन डालने के बाद जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया, देखा, तो उस ओनियन पील के अंदर में, जैसे ये ओनियन पील था, इसके अंदर में इस तरह से बहुत सारा उनको कंपार्टमेंट नजर आया इस तरीके से, और उसी कंपार्टमेंट का उन्होंने नाम क्या दे दिया? सेल। ये छोटा छोटा जो कंपार्टमेंट नजर आया। तो सेल क्या है? तो हमारा या प्लांट का या कोई भी लिविंग बीइंग का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम सेल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? yes, सेल अगर देखोगे जो लिविंग बीइंग होते हैं वो बेसिकली 2 तरह का पार्ट दिया जाता है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर हम लिविंग बीइंग उन लिविंग बीइंग को कहेंगे जिनका सिर्फ एक सेल होता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल, कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग का नाम बताओ जो यूनिसेलुलर है। बता, तो कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग जो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर में आप क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया, एल्गस, फंगस, ये सब जितने भी है ना, ये सब को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। वो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हुआ? मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग जो कि बहुत सारा सेल से बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल है। जब वो बहुत सारा छोटा छोटा सेल मिलता है तो सेल से मिलने से बनता है टिश्यू। जब सिमिलर सेल, हमारे बॉडी के अंदर सेल है, और जब सिमिलर सेल आपस में कंबाइन करते हैं
तो बनाते हैं टिश्यू, फिर टिश्यू जब कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब प्लांट सेल को देखते हैं। एक्चुअली में प्लांट सेल जो होता है वो देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से और डबल लेयर होता है, ठीक है ना। प्लांट का जो सेल होता है वो डबल लेयर होता है। 2 लेयर नजर आ रहा है तुमको? यस सर। ये 2 लेयर है। बाहर वाले को कहते हैं हम लोग सेल वाल, सेल वाल, सेल वाल, और अंदर वाला को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर का जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, इसके अंदर फ्लूइड या जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है इसके अंदर में, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना? yes, अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर में भी बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होती हैं जो तैरते रहती है, उनको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसी में देखोगे तो यहाँ बीच में जो होगा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, प्लास्टिड्स होता है, ईआर होता है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है। तो ये सेल के अंदर में बहुत सारा चीज होता है और सारे का अलग अलग काम होता है। आपको इसके बारे में ब्रॉड वे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। एक्चुअली में आपको समझना सिर्फ क्या है कि सेल क्या होता है। तो सेल किसी भी लिविंग मॉलिक्यूल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको सेल कहते हैं। सेल होता कैसा है? तो ये आपका प्लांट सेल है। अगर एनिमल सेल को देखोगे तो एनिमल सेल जो होता है वो इस तरीके का होता है, ओवल टाइप, और इसमें सिंगल लेयर होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसमें सेल वाल नहीं रहता है। इसके अलावा इसमें भी न्यूक्लियस होगा, बीच में जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहेगा जिसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमारे शरीर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम लोग को एनर्जी मिलता है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने बाद जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही मिलता है। जितना भी फूड होता है डाइजेस्टेड फूड, वो डाइजेस्टेड फूड माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्टेड फूड को लेता है और उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हम लोग को एनर्जी देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि वो पावर देता है। उसी तरह से प्लांट के अंदर में प्लास्टिड्स होता है, हम लोग में प्लास्टिड्स नहीं होता। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो प्लास्टिड्स के अंदर होता है। तो नहीं, एनिमल में प्लास्टिड्स कैसे होगा? अगर एनिमल में प्लास्टिड्स होगा तो हमारा भी कलर कलरफुल हो जाएगा, ग्रीन कलर के होने लगेंगे, रेड कलर के होंगे। नहीं, एनिमल में प्लास्टिड्स नहीं होता है, सिर्फ वो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होता है। और प्लास्टिड्स का ही काम होता है, वो क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको इसमें ज्यादा चीज नहीं बताया जाएगा, बस ये जानना है कि ये एक लेयर होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। हैव यू क्लियर? यस। एक बार आप बुक को रीड कर लेना एंड सारा क्वेश्चन आंसर इसका कर लेना। इस चार्ट बुक से सारा क्वेश्चन आंसर कर लेना। चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ठीक है। जो डाउट होगा फिर पूछ लेना।